करते हैं किसान आंदोलन। उनमें से राजस्थान का जो मुख्य किसान आंदोलन है, पहला किसान आंदोलन नहीं कह सकते अपन, पहला कौन था? जाट किसान आंदोलन। तो मुख्य किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था 1897 से 1941। इस किसान आंदोलन की अपन पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। और पृष्ठभूमि किस प्रकार से तैयार होती है दोस्तों, अभी अपन किसान आंदोलन प्रारंभ नहीं किए हैं, इस बिजोलिया किसान आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार कर रहे हैं दोस्तों, कि आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि ठिकाने किस प्रकार से दे, तो उनमें आपको आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज मेरा पहली बार मन कर रहा है किसी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इस किसान आंदोलन के बारे में पूरी परिचर्चा करने के लिए। कभी मैंने आज तक ऑफलाइन क्लासेस के अंदर इतना कुछ नहीं दिया, लेकिन जो आने वाले पेपरों के बारे में सोच करके और देखते हुए मैंने पेपर देखा है, उसका लेवल देखते हुए मैंने भी कुछ अलग ही करने का प्रयास किया है। तो अपन बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। तो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत का प्रथम सैनिक का ठिकाना था। कौन सैनिक का? प्रथम सैनिक का। तो ध्यान रखना कि मेवाड़ रियासत के अंदर बिजोलिया प्रथम सैनिक का ठिकाना था। इसको बोलते हैं असैनिक का ठिकाना। दोस्तों, इस बिजोलिया जो ठिकाना था, इसके अंतर्गत लगभग 96 गांव आते थे, यानी इसके अधीन, किसके? बिजोलिया के अधीन लगभग कितने गांव थे? 96 गांव। तो ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया था? कितने गांवों को? लगभग 96 गांवों को शामिल किया गया था। और बिजोलिया प्रथम सैनिक का ठिकाना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम के अंदर कि बिजोलिया है जो कौन सी श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का या असैनिक का ठिकाना था। दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि मेवाड़ रियासत के अंदर जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से बिजोलिया भी एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 16 ठिकाने थे, उनके बारे में कुछ ठिकाने हैं जो मुख्य थे, उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों कि मेवाड़ रियासत के अंदर 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। कितने श्रेणी के? प्रथम श्रेणी कितने ठिकाने? 16 ठिकाने थे। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ रियासत के अंदर प्रथम श्रेणी के कितने ठिकाने थे? तो कितने ठिकाने थे? 16 ठिकाने थे। दोस्तों, इसमें इसके अंतर्गत जो 16 ठिकाने थे, इनके अंतर्गत अपन बात करते हैं मुख्य मुख्य जो बनेड़ा है, साइपरा है, सलुम्बर है और बदेला है। इससे पहले थोड़ा सा ये है कि 16 तो क्या थे? प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। कौन सी रियासत में? मेवाड़ रियासत के अंदर। और ध्यान रखना, जो 20 श्रेणी के ठिकाने थे या द्वितीय श्रेणी के ठिकाने थे, वह कितने थे? लगभग 32 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 32 ठिकाने। इस प्रकार दोस्तों, सी श्रेणी के यानी तृतीय श्रेणी के लगभग कितने ठिकाने थे? 100 के आसपास ठिकाने थे। इस प्रकार से मेवाड़ रियासत के अंदर अत्यधिक क्या थे? ठिकाने बसे हुए थे। ए और बी और सी श्रेणी के अंदर बांटे हुए थे। तो इस प्रकार से अपन ने बात किया था कि मेवाड़ रियासत के अंदर ए श्रेणी के 16 ठिकाने थे, उनमें से एक क्या था? बिजोलिया भी था। कौन था? बिजोलिया। अपन बात करते हैं दोस्तों कि 16 ठिकानों के अंदर बनेड़ा और शाहपुरा ठिकाना और सलुम्बर ठिकाना और बेदला ठिकाना, इनको प्रमुख व्यक्तित्व दिया गया था। किस ठिकाने के अंदर? इस मेवाड़ रियासत के अंदर। कौन सी रियासत में? मेवाड़ रियासत में। दोस्तों, बनेड़ा और शाहपुरा के जो सामंत थे, इनको राजा की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? राजा की उपाधि। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि मेवाड़ रियासत के अंदर कौन से ठिकाने थे जिनके सामंतों को राजा की उपाधि दी गई थी, तो कौन कौन से थे? बनेड़ा और शाहपुरा। कौन सी है? बनेड़ा और शाहपुरा ठिकाने। इनके सामंतों को या ठिकानेदार को या जागीरदार को क्या दी गई थी? राजा की उपाधि। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पहली बार आपको देखने का मौका मिल रहा होगा ऐसा क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सलुम्बर और बदेला। सलुम्बर और बदेला। सलुम्बर का मुख्य रोल क्या था कि जब मेवाड़ रियासत के अंदर, जब मेवाड़ में सिसोदिया वंश की जब राजगद्दी पर या मेवाड़ सिंहासन पर कोई नया राजा या उत्तराधिकारी बैठता था,
तब सलूम्बर की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी इसके अंदर। जो सलूम्बर का सामंत था उसकी क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। क्यों होती थी दोस्तों, जब भी कोई नया उत्तराधिकारी मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठता था तो उसकी कमर पर शाही तलवार सलूम्बर के सामंत द्वारा बांधी जाती थी। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी मेवाड़ रियासत के जो शासक या उत्तराधिकारी जब मेवाड़ राजगद्दी पर बैठते थे तो उसकी कमर पर शाही तलवार सलूम्बर के सामंत द्वारा बांधी जाती थी। इस प्रकार इस सलूम्बर के अंदर इसका क्या था, महत्वपूर्ण रोल था। जब भी कोई झगड़ा हो जाता आपस के अंदर, उत्तराधिकारी को लेकर कोई विवाद होता था तो उसको निपटाने के लिए सलूम्बर के सामंत का महत्वपूर्ण योगदान होता था। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं कि जब भी मेवाड़ रियासत का शासक मेवाड़ रियासत को छोड़ करके कहीं दूसरी रियासत के अंदर या इस राजपुताना से बाहर जाता था तब यहाँ का जो ठिकाना का जो मेवाड़ रियासत थी वह सलूम्बर के सामंत के अधीन कर करके जाता था, यानी सलूम्बर के शासक को इसकी निगरानी के लिए छोड़ करके जाता था। इस प्रकार दोस्तों एक है बेदला ठिकाना। बेदला ठिकाना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी जब 40 अंग्रेजों को, जब मेवाड़ के जो शासक थे स्वरूप सिंह, उन्होंने पिचोला झील के अंदर जो जग मंदिर बना हुआ है उसके अंदर जो शरण दी गई थी, उस समय जो बदेला के क्या थे, किसान थे, उनके द्वारा इनको क्या गई थी, सुरक्षा प्रदान की गई थी। ध्यान रखना, कैसा, बदेला ठिकाना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बागोर ठिकाना, करजली ठिकाना और शिवपुरी ठिकाना। दोस्तों ये तीनों ठिकाने हैं जो मेवाड़ श्रेणी के प्रथम श्रेणी में ही आते थे, यानी मेवाड़ रियासत के अंदर प्रथम श्रेणी के ही ठिकाने थे। दोस्तों इन तीनों का संबंध मेवाड़ रियासत से यानी मेवाड़ राज परिवार से क्या था, एक रिश्तेदारी का व्यवहार था इनसे, तीनों ठिकानों से। तो ध्यान रखना है, बागोर, करजली, शिवपुरी ये क्या थे, मेवाड़ रियासत के नजदीक थे। क्या थे ये, नजदीक, इनके राज परिवारों के क्या थे, नजदीक थे। इनके आवन जावन इस प्रकार से थी और व्यवहार यानी ब्याह शादी की जाती थी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी के 6 ठिकाने ये थे, आमेर, मिंडर, गोगुंदा, देवगढ़, बनेड़ा और शाहपुरा। कौन कौन से हैं, आमेर, मिंडर, गोगुंदा, देवगढ़, बनेड़ा और शाहपुरा। दोस्तों ये 6 रियासत, 6 ठिकाने या 6 ठिकाने ऐसे थे दोस्तों जो क्या थे, जब भी कोई सामंत अपनी राजगद्दी पर बैठता था, यहाँ पर देवगढ़ के अंदर और आमेर पर, मिंडर, गोगुंदा और बनेड़ा के अंदर, तो ये क्या थे, मेवाड़ रियासत के राजा को क्या नहीं देते थे, उत्तराधिकारी कर नहीं देते थे। दोस्तों आगे पढ़ेंगे अपन उत्तराधिकारी कर। तो ध्यान रखना ये 6 ऐसे ठिकाने हैं, जो 6 ठिकाने ऐसे थे जिनके सामंत द्वारा उत्तराधिकारी कर नहीं दिया जाता था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक तो आया नहीं है लेकिन अब कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेवाड़ रियासत के अंदर ऐसे कितने ठिकाने थे या कौन सा ठिकाना शामिल नहीं था जो जिसका सामंत या ठिकाना उत्तराधिकारी कर मेवाड़ रियासत को नहीं देता था। तो ध्यान रखना ये 6 ठिकाने थे जो मेवाड़ रियासत के राजा को क्या नहीं देते थे, उत्तराधिकारी करे नहीं देते थे। दोस्तों ध्यान रखना कि मेवाड़ रियासत के जो शासक जब भी मेवाड़ की राजगद्दी या सिंहासन बैठता था तो उधरी गांव का एक भील पुरुष यानी इसको बोलते हैं गमेती, वह गमेती अपने अंगूठों को काट करके उस रक्त से क्या करता था, उस शासक का राज तिलक करता था। तो उधरी गांव का भी मुख्य रोल रहा है किसमें, मेवाड़ रियासत के अंदर। कई बार क्वेश्चन तो पूछा नहीं आता लेकिन कई बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी कि जब मेवाड़ रियासत का शासक या राजा राजगद्दी पर बैठता था तो उसका राज तिलक किसके द्वारा किया जाता, तो उसका राज तिलक उधरी गांव के गमेती भील द्वारा किया जाता था। अपने अंगूठों के काट करके रक्त से उसका राज तिलक किया जाता था। इस प्रकार से दोस्त अपन बात करते हैं
कि जो बिजोलिया है उसकी तत्कालीन स्थिति क्या थी, यानी तत्कालीन स्थिति उस समय इस बिजोलिया की क्या स्थिति थी। तो उस समय बिजोलिया के अंदर उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर मेवाड़ था। क्या था? मेवाड़। और मेवाड़ की जो भूमि थी कौन सी थी? खालसा भूमि थी। कौन सी थी? खालसा भूमि। और खालसा भूमि पर क्या था? एक केंद्र के अधीन थी। किसके अधीन थी? केंद्र के अधीन आती थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर कौन से? बिजोलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में ग्वालियर राज्य था। कौन सा राज्य था? कौन सा राज्य था? ग्वालियर राज्य था, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, बिजोलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में कोटा और बूंदी रियासतें आती थी, यानी हाड़ौती क्षेत्र आता था। इस प्रकार से बिजोलिया की तत्कालीन स्थिति इस प्रकार थी। दोस्तों एक बार यहाँ आप ऐसे कैसे इनको उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर और इधर देख लीजिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था अपन ने पहले भी बात कर लिया था। इसका जो प्रारंभ हुआ था 1857 से 1941 ईस्वी में। लगभग ये कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे व्यापक, सबसे शक्तिशाली तथा सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक संगठित किसान आंदोलन था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। क्यों चला दोस्तों ये? यहाँ पर किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा था, अत्यधिक कर वसूल किए जा रहे थे। तो किसान इस बात से बहुत परेशान हो गए और उन्होंने परेशान होकर के सामंत के विरुद्ध कदम उठाए और एक साथ होकर किसानों ने सामंत का विद्रोह किया, जो एक किसान आंदोलन का स्वरूप ले लिया। ये भारत का या राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला व्यापक एवं सबसे शक्तिशाली तथा सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक संगठित किसान आंदोलन था, जो लगभग 44 वर्षों तक चला था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जो बिजोलिया है वह पहले यानी प्राचीन समय के अंदर मेवाड़ रियासत के अधीन था। कौन सी रियासत के अधीन? मेवाड़ रियासत के अधीन। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का या ए श्रेणी का ठिकाना था। जो मेवाड़ के अंदर 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से बिजोलिया भी एक प्रथम श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। तो प्राचीन समय के अंदर किसमें? मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। दोस्तों बिजोलिया वर्तमान के अंदर कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में। कहां पर है? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है वर्तमान में। इसके बाद इस बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है विजयावली। क्या नाम है? विजयावली। और इसका उल्लेख कहां पे मिलता है दोस्तों? बिजोलिया से प्राप्त एक शिलालेख है, उस शिलालेख को क्या कहते हैं? बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है दोस्तों। और इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर इस बिजोलिया का नाम क्या मिलता है? विजयावली मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है, तो विजयावली, और इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है, उसमें उल्लेख इसके बारे में मिलता है। दोस्तों अपन बात करते हैं कि बिजोलिया का उपनाम क्या था। उपनाम क्या दोस्तों? उपरमाल था। क्या नाम था? उपरमाल। देखो दोस्तों उपरमाल किसे कहते हैं? कि चित्तौड़ का एक क्षेत्र है जो तहसील वर्तमान है भैंसोरगढ़। कौन सा गढ़ है? भैंसोरगढ़। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है भैंसोरगढ़, जिसका निर्माण किसी व्यापारी या बंजारे द्वारा करवाया गया था। वो भी कहां पर है? भैंसोरगढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ के भैंसोरगढ़ और भीलवाड़ा के बिजोलिया, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के भैंसोरगढ़ और बिजोलिया के भीलवाड़ा के बिजोलिया के जो मध्य का ऊपरी उठा हुआ भाग, जो पथरीला भूभाग है, उसे क्या कहते हैं? उपरमाल का पठार। क्या कहते हैं? उपरमाल का पठार। तो ध्यान रखना, उपरमाल का पठार
भैंसोरगढ़ और बिजोलिया के मध्य का जो भूभाग है क्या कहलाता है? उपरमाल का पठार। इस बिजोलिया का उपनाम क्या है? उपरमाल। इस उपरमाल का उपनाम क्या है? उत्तमाद्री। क्या नाम है? उत्तमाद्री है। ध्यान रखना इसका भी कि उपरमाल का उपनाम क्या है? उत्तमाद्री है। दोस्तों इस बिजोलिया के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अशोक परमार थे। आगे अपन बात करेंगे कि इस बिजोलिया की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। तो ध्यान रखना कि इसका जो बेसिक है वो बात कर रहे हैं, इसकी जो पृष्ठभूमि है वह तैयार कर रहे हैं अपन बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो ध्यान रखना बिजोलिया के जो संस्थापक थे वो बिजोलिया क्या था? ये ठिकाना, और इस ठिकाने के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अशोक परमार। और अशोक परमार कहाँ के थे दोस्तों? जगनेर भरतपुर के। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जो बिजोलिया है, जो बिजोलिया ठिकाना था उसके अंदर दाखड़ और गरासिया जनजाति निवास करती थी। कौन करती थी? दाखड़ और गरासिया। लगभग यहाँ पे 60 से 70% दाखड़ जनजाति थी और उसके बाद गरासिया जनजाति निवास करती थी। तो ध्यान रखना कि बिजोलिया के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर जो भाग ली थी, जो सर्वाधिक जनजाति थी वो कौन सी थी? दाखड़ जनजाति। तो यहाँ पर दाखड़ जाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। कहां पर? बिजोलिया के अंदर। दोस्तों क्या होता है कि बिजोलिया के जो स्थापना किस प्रकार से हुई थी? 17 मार्च 1527 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या हुआ था कि अपने राजस्थान के अंदर जो भरतपुर जिले की रूपनगढ़ तहसील है वहां पर एक नदी है, गंभीर नदी। कौन सी है? गंभीर। गंभीरी नहीं है, गंभीरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है और गंभीर नदी कहां पर है? भरतपुर के अंदर बहती है। तो ध्यान रखना भरतपुर जिले की रूपनगढ़ तहसील और गंभीर नदी पर जो उस समय राजस्थान के नहीं भारत के भी महान शासक राणा सांगा थे उस समय मेवाड़ रियासत के, और उधर से जो अफगान से आए हुए थे बाबर, जो मुगल थे, मुसलमान थे, वह भी एक विश्व भारत विजेता बनना चाहते थे। और इधर उत्तरी भारत के अंदर उस समय राणा सांगा भी एक महान शासक था। दोस्तों इस राणा सांगा ने अपने सभी रियासतों के शासकों को इकट्ठा किया। ऐसा पहला मौका था जब सभी राजपूत शासक क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे। इसके बाद दूसरा मौका तो अपन जब वहां पे पढ़ रहे थे मराठा के अंदर, तब वहां पर हुआ था, लेकिन वहां असफल हुआ था दोस्तों वहां पर। तो यहाँ पर जब पहला मौका था तो राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एकत्रित किया और बाबर की सेना के सामने क्या किया था? युद्ध किया था, जिसको बोलते हैं खानवा का युद्ध। कौन सा है? खानवा का युद्ध। तो ध्यान रखना खानवा का युद्ध हुआ था। भरतपुर जिले की रूपनगढ़ तहसील है और रूपनगढ़ तहसील के गंभीर नदी है, उसमें एक गांव है, खानवा। खानवा गांव है जो किस पर है? गंभीर नदी पर बसा हुआ है। दोस्तों राणा सांगा जो राजपूत सेना थी इधर से नेतृत्व कर रहे थे, उधर मुगल सेना थी उसका नेतृत्व है कौन कर रहे थे? बाबर। इन दोनों के बीच सुबह इस गंभीर नदी पर खानवा के मैदान में 9:30 बजे क्या होता है? युद्ध प्रारंभ होता है। क्या होता है दोस्तों? युद्ध प्रारंभ होता है। दोस्तों राजपूतों की प्रथम बार से मुगल थे वो क्या हुए थे? भयभीत हो गए थे और भाग उठे थे। लेकिन दोस्तों जब मुगलों के पास इस प्रकार की कोई कला नहीं थी, कोई तोपें वगैरह नहीं थी, उनके पास तलवारें थी, इसलिए इनकी हार का प्रमुख कारण भी ये रहा था। और आगे जब अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों राणा सांगा की सेना बाबर की सेना के सामने युद्ध लड़ रही थी। उस समय इस राणा सांगा की सेना के अंदर जगनेर से भाग लेने के लिए, यानी इसकी सहायता के लिए, किसकी? राणा सांगा की सहायता के लिए जगनेर से कौन गया था? परवार वंश का शासक था अशोक परमार। कौन था? अशोक परमार। दोस्तों अशोक परमार ने राणा सांगा की ओर से मुगल सेना को इतनी बुरी तरह से धूल चटाया, तब राणा सांगा की निगाहें इस अशोक परमार पर टिकी हुई थी और इनकी वीरता से खुश होकर के राणा सांगा ने इनको क्या दिया था? उपरमाल का, जो उपरमाल है पटारी क्षेत्र है, उसकी जागीरी प्रदान की थी। किसको? अशोक परमार को। तो ध्यान रखना कि अशोक परमार को राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में वीरता के कारण इनको ये जागीरी प्रदान की गई थी। कौन सी? उपरमाल की। और उपरमाल की जागीरी दी गई। उसी उपरमाल के पटारी क्षेत्र के अंदर ही
इसके अंदर ही क्या किया, इस क्षेत्र के अंदर इस दाखड़ और ग्रासिया जाति को एकत्रित किया और यहाँ पर एक ठिकाना बसाया जिसका नाम था बिजोलिया ठिकाना। तो ध्यान रखना, बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों, अशोक परमार थे। और जो बिजोलिया मिला हुआ था, कहने का मतलब कि जो उपरमाल मिला हुआ था, किससे मिला हुआ था, राणा सांगा से मिला हुआ था। दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर जो बिजोलिया है, इस मेवाड़ रियासत के अंदर जो बिजोलिया क्षेत्र में किसानों के पास जो अत्याचार किए जा रहे थे, इनके ऊपर अत्यधिक सामंत द्वारा कर इकट्ठा किया जा रहा था और लगातार कर बढ़ाए जा रहे थे। इसलिए दाखड़ और ग्रासिया जनजाति के जो किसान लोग थे वह अत्यधिक परेशान हो गए और सामंतों के विरुद्ध क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। दोस्तों इन विद्रोह ने धीरे धीरे किसान आंदोलन का रूप ले लिया और अपन आगे जो बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, जो भारत का सबसे लंबा चलने वाला जो किसान आंदोलन था वो कौन था, बिजोलिया किसान आंदोलन था। दोस्तों जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसके जो अपनी पृष्ठभूमि है वो तैयार कर ली अपन ने। आगे अपन अब जो किसान आंदोलन चलेगा वो बिजोलिया अब आंदोलन चलेगा, इसकी जो पृष्ठभूमि है यहाँ तक तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो बिजोलिया है, इस बिजोलिया के अंदर जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय यहाँ का जो शासक था वो कौन था दोस्तों, फतेह सिंह था, महाराणा फतेह सिंह था, जो मेवाड़ रियासत का उस समय क्या था, ये शासक था। तो ध्यान रखना इसका जो रीजन हुआ था यहाँ पर क्या कारण था कि शासक द्वारा यानी इसके राजा के द्वारा जो मेवाड़ रियासत थी, यहाँ के जो राजा थे उसके द्वारा अत्यधिक लाग लगाई गई थी, लगान जो लगान थी वो लगाई गई थी और सामंतों द्वारा उसको इकट्ठा किया जाता था दोस्तों। तब इन सामंतों ने अत्यधिक कर वसूलना प्रारंभ किया और क्या हुए, यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बिजोलिया के अंदर जब विद्रोह हुआ था उस समय शासक थे मेवाड़ रियासत के महाराणा फतेह सिंह। कौन थे, फतेह सिंह। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब मेवाड़ के शासक कौन थे, तो कौन थे, महाराणा फतेह सिंह थे। दोस्तों इस महाराणा फतेह सिंह ने इस मेवाड़ के अंदर क्या किया दोस्तों, लगान लगाई। क्या लगाई थी, लगान। वो लगान आप जानते हो कि लगान क्या होती है, कि लगान है किसानों से वसूल किए जाने वाले करते, क्या थे, किसानों से वसूल किए जाने वाले कर क्या थे, किसानों से वसूल किए जाने वाले कर क्या थे, लगान। तो ध्यान रखना इस बात का, लगान क्या थी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर जो सामंत द्वारा कर संग्रह की पद्धति अपनाई गई थी, कोई संघ कर को किस प्रकार से इकट्ठा किया जा सकता है, इनके लिए इन्होंने अनेक कर संग्रह की पद्धति चलाई। इस पद्धति को बोलते हैं लाटा कुंता लाग बेट बेगार, ये इसको बोलते हैं दोस्तों बाग। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कर संग्रह की पद्धति थी। तो ये किस प्रकार से सामंत द्वारा इकट्ठा करके शासक तक पहुंचाई जाती थी दोस्तों। ये लाटा क्या था दोस्तों, लाटा था कि किसान के खेत के अंदर जो तैयार फसल है, कौन सी है, तैयार फसल, और तैयार फसल में से जो किसान द्वारा बोया गया अनाज, उसका आधा भाग किसके पास, सामंत के पास। तो सामंत देख के आता, वहां पर किसान के पास जाता कि आपकी फसल 6 महीने बाद तैयार होगी और मैं इस प्रकार से यहाँ पे आऊंगा
और आधा अनाज लेके जाऊंगा। दोस्तों जैसे ही 6 माह बाद सामंत अपने सिपाहियों के साथ वहां पर जाता है किसान के पास और तैयार फसल को कहने तक साफ सुथरा निकालने के बाद जो अनाज पैदा होता है थ्रेशर के द्वारा साफ कर लिया जाता है। उसको निकालने के बाद सामंत अपने सिपाहियों के द्वारा अपने ठिकाने में लेकर के आता था। तो ध्यान रखना, लाटा क्या था? तैयार फसल क्या था? तैयार की गई फसल क्या थी? तैयार की गई फसल थी। लाटा क्या था? तैयार की गई फसल। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों ऊंता। ऊंता है दोस्तों खड़ी फसल। कौन सी फसल है? खड़ी फसल। दोस्तों ये ऊंता था बहुत ही खराब और किसानों के लिए तो बहुत ही बुरी हालत थी इस ऊंता से ये कर संग्रह की पद्धति ऊंता, इससे किसान क्यों परेशान हो गए? दोस्तों जब सामंत किसान के खेत में जाता और देखता कि 1 बीघा के अंदर लगभग क्या 20 बसुआ होती है। 1 बीघा में कितनी बसुआ? 20 बसुआ होती है। तो ध्यान रखना कि जैसे ही किसान जाता और देखता उस फसल को कि इसके अंदर लगभग 100 मन अनाज पैदा होगा। कितना मन? 100 मन। तो दोस्तों आधा किसका हो गया? सामंत का। किसका हो गया? सामंत हो गया। अब जब वो 6 माह बाद जाएगा उससे पहले किसान के पास या भारी बारिश हो सकती है खेत के अंदर, या अंधकार आ सकता है, या और कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से जो भी नुकसान होगा किसका होगा? किसान का। जो सामंत है वह तो किसान को कह के आ गया कि इसके अंदर क्या है 100 मन अनाज पैदा होगा, तो 50 मन किसका होगा? मेरा होगा। 50 मन किसका होगा? तेरा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जब 6 माह बाद सामंत किसान के पास जाता है घर पर, जब अनाज लेता है उसके पास, जब कहता है कि आधा किसका हो गया? मेरा और आधा तेरा। तो दोस्तों उस समय कोई बारिश वगैरह होती थी या और कुछ होता था, लगभग 100 मन में से मान लो 60 मन पैदा हुआ या 50 मन पैदा हुआ या 80 मन पैदा हुआ, मानो कि 80 मन पैदा हुआ, तो दोस्तों उसमें से क्या थे 50 मन किसका हो गया? सामंत का। किसान के पास कितना बचा? 30%। कितना बचा? 30%। जो 20% का जो नुकसान हुआ था किसके हुआ? किसान के हुआ। किसके हुआ? किसान के। सामंत के कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे आंधी आए, अंधकार आए, चाहे कुछ भी हो, उसको तो क्या चाहिए? 50 मन अनाज चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों 30 जो मन अनाज पैदा हुआ था उसके अंदर से किसान अपना घर खर्चा और सामंत को और अन्य कर भी उसमें से देता था। इस प्रकार से दोस्तों किसान की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और किसान की हालत खराब होने के बाद किसान आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिए थे मेवाड़ के अंदर। इन बुरी दशाओं को देख करके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया किसानों के प्रति कि जो इनको कुछ फायदा हो। तो दोस्तों ये ऊंता पत्ती इस प्रकार से थी। दोस्तों लाभ जो लाभ कर थी दोस्तों ये क्या था? नगद कर। क्या था ये? नगद कर। दोस्तों ये लाभ कर थी जो नगद कर था, किसान से प्रति वर्ष लिए जाने वाला जो कर था वो कौन था? लाभ कर। दोस्तों जो बाग कर थी इसको राजस्थानी भाषा के अंदर बोलते हैं बेट बेगार। बाग कर या बेट बेगार दोस्तों किसान के पास जब किसान सामंत को नगद कर नहीं दे पाता था तो किसान को सामंत अपने घर ले जा करके उससे क्या करवाता था? 6 माह तक काम करवाता था, शारीरिक श्रम करवाता था।
और अपने पास ही रखता था और उसे कोई भी वेतन नहीं देता था। इसे कहते हैं बाघ या भेंट बेगार। तो ध्यान रखना, बाघ क्या थी? शारीरिक श्रम जो किसानों द्वारा सामंत के घर पर किए जाने वाले कार्य थे। तो उसके अंतर्गत किसानों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था। दोस्तों इस प्रकार से किसान थे वो बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने विद्रोह का आरंभ कर दिया था। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तत्कालीन कारण रहा है, तत्कालीन जो कारण था बिजोलिया का, ये कारण था भू राजस्व, नई भू राजस्व पद्धति। तो ध्यान रखना, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तत्कालीन कारण रहा है वह है नई भू राजस्व पद्धति, यानी सामंत द्वारा इन किसानों पर नए कर लगा करके कुल 84 प्रकार के कर ठोक दिए। इस प्रकार से यह बिजोलिया के किसान थे तो बहुत ही परेशान हो चुके थे। दोस्तों तो आगे अपन बात कर रहे हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ है, कहां से हुआ था दोस्तों। तो अपन बात करेंगे एक गिरधारीपुरा गांव है भीलवाड़ा के अंदर, वहां से इसका प्रारंभ हुआ था। उससे पहले थोड़ा सा अपने बैक में देखेंगे कि क्या हुआ था।